दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों कल मैंने आपको एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के से रिलेटेड कोई बताया था और बताया था कि उसमें क्या क्या सिलेबस आते हैं और उसका अभी रिसेंटली का जो ग्रुप डी का फॉर्म चल रहा है उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें मैं प्रत्येक डे क्लासेस चलाऊँगा, तो उस पे भी क्लासेस बनेगी। लेकिन ये वाली जो वीडियो है, ये वाली वीडियोज़ एक दूसरे टॉपिक पे बनेगी, जो एक रिक्वेस्ट के ऊपर है। अभी 10th के एक बच्चे हैं नीरज जी, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि इसके ऊपर उनको एक वीडियो चाहिए। उनका 10th का जो पेपर है वो प्री बोर्ड का, तो उनको मिनी ब्लॉग्स चाहिए उसके ऊपर, ताकि उनकी हेल्प हो सके है और बच्चों की भी हेल्प हो सके, कहाँ पे उन्होंने गलत किया है और कहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है जब उनका बोर्ड एग्ज़ाम आएगा। तो उसके ऊपर ही ये वीडियोस बनेगी और ज़रूर बनेगी। जो भी रिक्वेस्ट आएगी बिल्कुल बनेगी, क्योंकि ये जो चैनल स्टार्ट किया है ये हेल्प के लिए किया है और उन बच्चों की हेल्प के लिए किया है जो बच्चे गाँव में हैं और वो हेल्प नहीं है उनके लिए। तो इस ये जो वीडियोस बनेगी उनके प्री बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके ऊपर एक पेपर आया है, उसको मैं सॉल्व करके उनको दूंगा, उसके ऊपर बनेगी। और ये वीडियोस वो लोग भी देखना जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो उनके काम भी आएंगे जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी रेलवे ग्रुप डी का जो मैंने बोला था कल कि उसकी जो वीडियोस है वो प्रॉपर वीडियोज लेंगे, वो दूसरी वीडियोज में आ जाएगी। तो ये जो पेपर है ये 10वीं का पेपर है और प्री बोर्ड का पेपर है, सामाजिक विज्ञान का है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को लिखना है। पहला फ्रेडरिक सारियू था, तो फ्रेडरिक सारियू कौन था? इसका सही आंसर है एक कलाकार था, आर्टिस्ट था, एक फ्रांसीसी कलाकार थे ये। दूसरा बी, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 में ब्राजील में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? एजेंडा 11 का हिस्सा है। सी, ISI मार्क दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? वस्तुओं की गुणवत्ता, वस्तुओं की गुणवत्ता। निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो कौन है? बीजेपी। ये एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल बुक के लेखक कौन है? जंगल बुक के लेखक कौन है? तो जंगल बुक जो पुस्तक है इसके लेखक हैं रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग, इसका आंसर है रुडयार्ड किपलिंग। संघात्मक राष्ट्रों का सही जोड़ा है, वो है भारत श्रीलंका। भारत श्रीलंका, ये दोनों क्या है? संघीय शासन व्यवस्था वाले देश हैं, भारत और श्रीलंका दोनों। तो इसका सही आंसर है भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा स्तर पर ग्राम सभा स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है? ग्राम प्रधान। इसका आंसर है ग्राम प्रधान, विलेज हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जल संरक्षण करने के लिए बनाए गए भूमिगत टैंक क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? टांका। टांका कहलाते हैं। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई, वो किसके ऊपर हुई थी? वस्त्र उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में, तो भारत में मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है, इसका आंसर क्या है? जलोढ़। इसका आंसर है जलोढ़। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कथन पे है, तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो है, अभिकथन
फर्स्ट अभिकथन जो है वो ए और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तो अभी समझ में नहीं आया होगा आप लोगों का, एक बार सही से बता देता हूँ। प्रश्न ए व बी, प्रश्न इसमें क्या है, ए व बी अभिकथन एवं कारण पर आधारित है। सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है। अधिक अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। पहला क्या होगा, पहला अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण आर अभिकथन की ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा इसमें ऐसा आएगा, अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। तो इस प्रकार से हमें इसका आंसर देना है जो अब आएंगे। अभिकथन जो रहेगा, अब ए वाला देखो, अभिकथन जाति पर विशेष ध्यान देने से लोकतंत्र में नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। अब हमें इसका आंसर देना है। ठीक है, ए है, अभिकथन ए है। आर जो है कारण, यह अन्य महत्वपूर्ण विषयों में ध्यान हटा सकती है तथा तनाव, विवाद और हिंसा तक उत्पन्न हो सकती है। तो अब हमें इसका आंसर देना है कि अभिकथन जो ए है, अभिकथन जो ए है और उसका जो कारण आर है, ये दोनों कितना सही है। ये दोनों सही हैं या जो अभिकथन है और जो यहाँ पे कारण दे रखा है वो बिल्कुल गलत है, या अभिकथन ए जो है उसका कारण जो आर है वो सही है किंतु उसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें हमें इसमें देखनी है। तो इसका देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका आंसर है, जो अभिकथन ए था, जाति पर विशेष ध्यान देने से लोकतंत्र में नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। और इसका आर कारण क्या दे रखा था, यह अन्य महत्वपूर्ण विषयों से ध्यान हटा सकती है और तनाव, विवाद उत्पन्न कर सकती है। तो इसका आंसर होगा एक। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट अभिकथन जो है ए और कारण जो आर दोनों सही हैं तथा कारण जो आर है वो अभिकथन ए की व्याख्या करता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट वाला हमारा क्या था, अभिकथन और कारण आर दोनों सही है तथा अभिकथन आर अभिकथन जो है उसकी व्याख्या करता है, जो प्रश्न में पहले में दिया था वो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब बी क्या बता रहा है, अभिकथन क्या है, भारत संघवाद राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए शासन में क्षेत्रीय हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सक्षम बनाता है। अब इसका कारण क्या दे रखा है, आर भारत में शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से विभाजित है। अब हमें इसको देखना है कि जो रोमन अंकों में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात चल रही है, अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। ठीक है, जिनका जो एग्ज़ाम हुआ है बच्चों का, वो अभी अपना प्री बोर्ड का ये पेपर अपने हाथ में लें, या मैंने जो यहाँ पे लगा रखा है इसको ध्यान से देखें। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 की अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर होगा सेकंड वाला, रोमन अंक में जो सेकंड है कि अधिकथन जो है ए जो है और कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण जो आर है अभिकथन ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसका आंसर इस प्रकार से होगा। अब डिटेल्स में आप लोग देख लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको सीधे जल्दी बताता हूँ ताकि आप लोग देख लो कि कितना चीज़ें आपने सही कर रखी है और कितनी अब सही करनी है। ठीक, नेक्स्ट है
सन 1890 में अफ्रीका में फैली पशुओं की बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? 1890 में जो अफ्रीका में फैली पशुओं की बीमारी थी, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? रिवर पेस्ट। रिवर पेस्ट लिख लेना आप, रिवर पेस्ट। ठीक है, एक नंबर का है, तो आपको वन लाइनर में ही इसका आंसर देना है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूर ध्यान रखनी है आप लोगों को, टेंथ वालों को, कि जो जितने मार्क्स का जो पेपर है, सॉरी क्वेश्चन है, उसको उतने में ही लिखना है। जो एक नंबर का है उसको वन लाइनर में ख़त्म करो, जो दो नंबर का है उसको 3 या 5 लाइन में ख़त्म करो, जो 3 नंबर का है उसको 7 लाइनर में ऐसे करके ख़त्म कर लो। ठीक, देखो जो पांचों क्वेश्चन आपका कृषि क्षेत्र में वर्तमान प्रति भूमि से क्या आशय है, तो देखो ये इसमें क्या होता है कि एक वर्ष के लिए जो भूमि होती है उसको क्या किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, मतलब उसमें कृषि नहीं की जाती है। उसका कारण ये होता है कि जो उसकी खोई हुई उर्वरता है वो प्राकृतिक रूप से अपनी वापस आ जाए। बस इसका यही मतलब है, वन लाइनर में लिखना है, जितना आपको सही लगे उतना ही लिखना है, ज़्यादा इसमें नहीं करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना। कहीं ये ना हो कि आप लोग बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, एक एक नंबर का आ रखा है और आप लोग उसमें 3 नंबर में जितना लिखना है उतना उसमें लिख रहे हैं, नहीं, वो चीज़ें मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक आधारभूत, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, किसी एक आधारभूत उद्योग का नाम लिखिए, या इसमें आ रखा है एनसीसी का पूरा नाम लिखिए, या तो ये लिखना है या तो ये भी शायद 1 मार्क्स का ही है। तो किसी एक आधारभूत उद्योग का नाम आप लिख लेना, इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग या लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, और एनसीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 7, औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार वैश्विक समाज पर अपना प्रभाव डाला? स्पष्ट करना है इसमें, तो ये थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि 3 नंबर का है। तो औद्योगिक क्रांति ने, इसका आंसर कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि इसने उत्पादन के तरीके बदल दिए थे। इसमें हस्तनिर्मित वस्तुओं से कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन की ओर अग्रसर हुए। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें ये भी लिख सकते हैं, इसने शहरीकरण को बढ़ावा दिया। अब कैसे दिया? क्योंकि लोग कारखानों के आसपास रहने के लिए शहरों में चले गए, भाई जॉब तो चाहिए सबको, तो इसलिए उसने शहरीकरण का को बढ़ावा दिया। इसने नए सामाजिक वर्गों जैसे औद्योगिक पूंजीवादी और मजदूर वर्ग को जन्म दिया। अब औद्योगिक क्रांति होगी, उद्योग खुलेंगे, तो उसमें मजदूर भी चाहिए और कुछ औद्योगिक पूंजीपति भी चाहिए। इसने वैश्विक व्यापार और साम्राज्यवाद को भी प्रभावित किया। तो आप कुछ इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार वैश्विक समाज पर अपना प्रभाव डाला, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अथवा में लिख रखा है, 1929 ईस्वी की विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी को समझाइए और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो जो आपका अथवा में आ रखा है उसका क्वेश्चन आंसर आप इस प्रकार से बना सकते हैं कि 1929 की जो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत हुई वो अमेरिकी शेयर बाजार के पतन से हुई, जिसने वैश्विक व्यापार को तहस नहस कर दिया। भारत पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा क्योंकि आयात निर्यात क्या हो गए, आधा हो गए। जो कृषि कीमतें हैं वो 60% तक गिर गई, और ग्रामीण जो है, क्योंकि कृषि कहाँ होती है? गाँव में होती है, तो ग्रामीण जो है कर्जदार से कर्जदारी बढ़ गई उन पे। इसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को तेज किया और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित किया।
अब इसके कारण क्या थे? कारण थे अमेरिकी शेयर बाजार का पतन। अक्टूबर 1929 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज धराशायी हो गया। और इसका दूसरा कारण आप ये भी लिख सकते हैं, अति उत्पादन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मांग कम होने के बावजूद उत्पादन जारी रहा। इसके तीसरा आप कारण लिख सकते हैं, ऋणों की वापसी। अमेरिका ने अन्य देशों को कर्ज देना बंद कर दिया और पुरानी रकम वापस मांगने लगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पे उस समय इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो क्या क्या पड़ा? पहला आप लिख सकते हैं, कृषि संकट और कीमतों में गिरावट। क्या हुआ कि विश्व बाजार में मांग घटने से भारतीय कृषि उत्पादक कपास, जूट, गेहूँ जो भी है, इनकी जो कीमतें हैं ये क्या हुई? 60% अधिक गिर गई नीचे। ग्रामीण कर्ज की जाल। अब ग्रामीण क्या हुए? कर्ज में डूब गए। कीमतें घटने के बावजूद सरकार ने लगान कम करने से इनकार कर दिया, जिससे किसान कर्ज में के जाल में फंस गए। अब इसमें क्या हुआ? इस दौर में भारतीयों की जो बची खुची संपत्ति और कीमती गहने थे, सोना थे, उनको बेचने पड़े। भारत ने 1931-32 से 1934-35 के बीच सोने का एक बड़ा निर्यात बन गया था, क्योंकि उनको बेचने पड़े ना। तो आप कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में वैध सरकार का गठन आवश्यक है। व्याख्या कीजिए। लोकतांत्रिक अच्छा सॉरी, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, यदि आपको आपदा के दौरान खोज व बचाव दल में शामिल किया जाता है तो आपकी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? 3 नंबर का है। तो इसमें सबसे पहले प्राथमिकता तो होनी चाहिए, आपदा के दौरान जब आपदा आती है, खोज व बचाव दल में आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जीवन बचाना और घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करना। सबसे पहले तो ये उनका जीवन बचाना और घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करना। फंसे हुए लोगों का पता लगाना और उन्हें सुरक्षित निकालना। सुरक्षित आश्रय और भोजन जैसी बुनियादी जरूरतें प्रदान करना। आगे के नुकसान को रोकने के लिए क्षेत्र को सुरक्षित करना। तो कुछ इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में वैध सरकार का गठन आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। तो वैध सरकार का गठन तो आवश्यक ही है। लोकतंत्र में वैध सरकार वह होती है जिससे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। जो वैध सरकार होती है वो क्या होती है? जिन लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार काम करती है। यह सरकार को स्थिरता और विश्वसनीय प्रदान करती है। वैध सरकार यह लोगों को सरकार में विश्वास रखने के लिए प्रेरित करती है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुदलीय प्रणाली लोकतंत्र की महबूती भी है, कमजोरी भी स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है, बहुदलीय प्रणाली लोकतंत्र की महबूती भी है, कमजोरी भी स्पष्ट कीजिए। तो मजबूती तो है लेकिन कमजोरी भी। अब मजबूती कैसे है? अब बहुदलीय जो प्रणाली है लोकतंत्र की मजबूती भी और कमजोरी दोनों है। मजबूती भी कैसे है? यह विभिन्न विचारों और हितों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देती है, जिससे एक अधिक समावेशी सरकार बनती है। और कमजोरी क्या है? या राजनीतिक अस्थिरता पैदा करती है, क्योंकि गठबंधन सरकारें अक्सर अस्थिर होती हैं और जल्दी गिर जाती हैं। तो इस प्रकार से इसकी मजबूती भी है और कमजोरी भी है। क्वेश्चन नंबर 11, नियमित तथा अनिश्चित सेवाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। नियमित तथा अनिश्चित सेवाओं में अंतर स्पष्ट। तो 3 नंबर का है,
इसमें तो नियमित और अनिश्चित सेवाओं में मुख्य अंतर है। नियमित सेवा ये स्थायी होती है, कर्मचारी को नियमित वेतन और लाभ मिलते हैं इसमें, नियमित सेवाएं जो होती है, और सरकार की सुरक्षा होती है। अनिश्चित सेवाएं ये अस्थायी होती है, कर्मचारी को अनियमित वेतन और लाभ मिलता है और सरकार नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है। ठीक है, तो वही है सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी का विवरण है ये। तो नेक्स्ट कितने क्वेश्चन हो गए? 11 क्वेश्चन हो गए। 12 सड़क निर्माण के क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग में अंतर स्पष्ट करिए। तो सड़क निर्माण, सड़क की बात हो रही है, लोक निर्माण विभाग जिसको हम PWD बोलते हैं, और सार्वजनिक निर्माण विभाग में कोई अंतर नहीं है, दोनों को हम PWD बोलते हैं। ठीक है, सड़क निर्माण के क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग हो तो सार्वजनिक निर्माण विभाग में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज़ है, PWD वालों को ही बोलते हैं। दोनों शब्द एक ही सरकारी PWD की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो भारत में सड़क निर्माण और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचों को लिए जिम्मेदारी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 खाद्य सुरक्षा क्या है? भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके। ठीक है, अब प्रभाव क्या पड़े? तो इसने भारतीय कृषि को विश्व बाजार से जोड़ा और जिससे निर्यात के अवसर बढ़े। इनसे नई तकनीकी और बीजों का तक पहुंच प्रदान की गई। इसने नई तकनीकी और बीजों तक का पहुंच प्रदान की गई। ठीक है, हालांकि इसने छोटे किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ा दी थी। ठीक है, 14 क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह आप लिखेंगे। सुरक्षित क्वेश्चन नंबर 15 सुरक्षित निर्माण क्या है? भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में मकानों की संरचना किस प्रकार होनी चाहिए? सुरक्षित निर्माण का अर्थ है कि निर्माण सामग्री और तकनीक का उपयोग करके इमारतों को आपदाओं से सुरक्षित बनाना। सुरक्षित निर्माण क्या है? तो सुरक्षित निर्माण का अर्थ है निर्माण सामग्री और तकनीक का उपयोग करके इमारतों को आपदाओं से सुरक्षित बनाना जाए। ठीक है, सुरक्षित निर्माण का अर्थ क्या है? कि निर्माण सामग्री और तकनीकी का उपयोग करके जो इमारतें हैं उनको आपदाओं से सुरक्षित बनाया जाए। इसी में जो क्वेश्चन है, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में मकानों की संरचना किस प्रकार होनी चाहिए? तो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में मकानों की जो संरचना है वो ढलान पर नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले तो मकान को ढलान पे नहीं बनाना चाहिए। इमारतों को मजबूत नींव देनी चाहिए। नींव उनकी क्या होनी चाहिए? मजबूत देनी चाहिए, और दीवारों के साथ बनानी चाहिए। और जल सबसे मेन क्या है? जो जल होता है, जल की निकासी होती है, बारिश वगैरह पानी होता है, उसकी व्यवस्था अच्छे से कर लेनी चाहिए, तब जाके भूस्खलन को रोका जा सकता है, जो सुरक्षित निर्माण इमारतें बनाई जाती हैं। ठीक है, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, बाजार में उपभोक्ता शोषण किस प्रकार होता है? स्पष्ट कीजिए। तो बाजार में उपभोक्ता जो होते हैं उनका शोषण तो कई तरीकों से होता है। सबसे पहले है कम गुणवत्ता वाले उत्पादों को बेचना, वो भी उपभोक्ता का शोषण है। झूठे विज्ञापन और दावे करना, विज्ञापन कुछ और दावे कुछ और असर कुछ और। अधिक कीमत वसूलना, और जो उनका जो रेट है, प्राइस है, उसको बढ़ा करके वसूलना। अनुचित व्यापार प्रथाओं का उपयोग करना। ठीक है, तो ये शोषण होते हैं और इस प्रकार से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17
17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, फ्रांस की क्रांति के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो क्रांति में प्रभाव क्या क्या पड़े फ्रांस की क्रांति के। इसने राजशाही को समाप्त कर दिया और लोकतंत्र की स्थापना की। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें क्या हुआ, इसने राजशाही को समाप्त कर दिया और लोकतंत्र की स्थापना की। इसने स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व के विचारों को फैलाया। एक तो भी इसने राष्ट्रवाद के उदय को प्रेरित किया। इसने यूरोप और दुनिया भर में अन्य क्रांतियों को भी प्रभावित किया। कुछ इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी, 18वां क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने से क्या कारण थे, उन्होंने क्यों किया था तथा इसके क्या परिणाम रहे, समझाइए। तो गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों के विरोध में शुरू किया था। किसके अन्यायपूर्ण कानूनों के विरोध किया था, ब्रिटिश सरकार के। ठीक है, कारण क्या थे, नमक कानून, साइमन कमीशन और अन्य ब्रिटिश नीतियां जो ब्रिटिश ने की थी उसके इस कारण से गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। अब परिणाम क्या हुए, इसके परिणाम भी बताने हैं। तो इसके परिणाम जो हुए, और इसने एक तो इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाल पड़ गया। इसने भारतीयों को एकजुट किया और उनमें आत्मविश्वास पैदा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अथवा में है ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। ठीक है, और दूसरा है साइमन कमीशन। तो दोनों पे बताना है। तो जलियांवाला बाग क्या था, 1919 में ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर में 1919 में क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में। उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर में जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलीबारी की, जिसमें सैकड़ों भारतीय मारे गए थे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये। और दूसरा साइमन कमीशन। तो 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की, लेकिन इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिसमें व्यापक विरोध हुआ। 1927 में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की, लेकिन इनमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था जिन्होंने उन्होंने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी भारत में संविधान सुधारों का अध्ययन करने के लिए। और इसी चीज़ का फिर भारतीयों ने उसका विरोध किया। तो साइबर कमीशन जलियांवाला बाग कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्व को समझाइए। परंपरागत स्रोत जैसे को क्या हो गया, कोयला, तेल, ये वर्तमान में ऊर्जा के मुख्य प्रमुख स्रोत भी हैं, लेकिन ये सीमित है और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, और गैर परंपरागत स्रोत क्या हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये पर्यावरण के अनुकूल हैं और भविष्य में ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत भी बन सकते हैं, उम्मीद है। ठीक है, ये पर्यावरण को दूषित नहीं करते हैं, लेकिन परंपरागत स्रोत दूषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसी के अथवा में है आरक्षित, रक्षित व अवकृत वनों के वर्गीकरण के आधार क्या हैं। तो आरक्षित वन क्या होते हैं, ये सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं और यहाँ किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होती। जो आरक्षित वन होते हैं वहाँ पे कोई भी गतिविधि नहीं, एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट के अनुमति के बिना, और ये सीधे सरकार गवर्नमेंट के नियंत्रण में होते हैं। रक्षित वन क्या होते हैं, ये भी सरकार के नियंत्रण में होते हैं, लेकिन कुछ गतिविधियां जैसे लकड़ी इकट्ठा करना है या करना, इसकी अनुमति हो सकती है। अब अधिकृत वन ये निजी स्वामित्व में होते हैं और यहाँ गतिविधि मालिक की इच्छा पर होता है। इसका एक मालिक होता है, आम आदमी हो सकता है। तो ये इस प्रकार से तीनों हैं, ठीक है। अब जो आपका चौथा पेज है उसको देखो। ये वैसे साफ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको भी सॉल्व करें। इसमें मोती या मोहित लिखा है, बैंक से ऋण लेता है। अजय एक साहूकार से ऋण लेता है। दोनों व्यक्तियों के ऋण की तुलना करें। कुछ इस प्रकार से साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्वेश्चन पेपर ही मुझे ऐसा भेजा है। चलो कोशिश करते हैं इसका आंसर निकालने की। तो मोहित का ऋण औपचारिक क्षेत्र का ऋण है। जिसने बैंक से ऋण लिया उसका औपचारिक क्षेत्र का ऋण है, जबकि अजय का, जो अजय ने साहूकार से लिया, वो अनौपचारिक क्षेत्र का ऋण है। अब औपचारिक और अनौपचारिक क्या हुआ वो समझो। औपचारिक ऋण उनको बोलते हैं जैसे बैंकों से लिए गए ऋण हैं जो, ठीक है। इनकी जो ब्याज दरें हैं ये कम है होती हैं, और इनका वापस देने की जो शर्तें होती हैं वो क्या होती है, एक नियत होती है। वो क्या होती है, मतलब शर्तें रखते हो कि इतने टाइम में देना है, और सरकार जैसे संस्थाओं द्वारा विनियमित हो, ये सीधे गवर्नमेंट के द्वारा हो। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र से लिए गए जो ऋण होते हैं, जैसे साहूकार से किसी से ऋण ले लें, तो ये अक्सर ब्याज दरें अधिक होती हैं। इनकी पहले तो ब्याज दरें अधिक होंगी और इनकी शर्तें कम औपचारिक या संभावित रूप से शोषणकारी हो सकती हैं। तो हो सकता है कि जो साहूकार है उसने पहले बोला हो कि 2 साल में वापस कर देना और इतने ब्याज में, और लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो उसका बढ़ा भी सकता है। तो दोनों में इस ऋण का ये तुलना है उनकी, ठीक है। इस क्वेश्चन का इस तरीके से देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी साफ दिखाई तो नहीं दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, लेकिन कोशिश करते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, कुछ इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो वैश्वीकरण जो है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच तीव्र एकीकरण और अंतर संबंध की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण क्या है, जो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच तेजी से एकीकरण और अंतर संबंध की प्रक्रिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव में निम्नलिखित शामिल है। इसकी अर्थव्यवस्था पर क्या दोनों चीज़ें पड़ती हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है वैश्वीकरण का। विदेशी निवेश में वृद्धि, इसका सकारात्मक जो पहलू है वो क्या है, विदेशी निवेश में वृद्धि, तकनीकी प्रगति और रोजगार के नए अवसर मिलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। और नेगेटिव क्या है, घरेलू उद्योगों के प्रति के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है, आर्थिक असमानता की संभावना और रोजगार की असुरक्षा रहती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इसके दोनों प्रभाव हैं। 5वां क्वेश्चन, संविधान में संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच स्थायी विधायी शक्तियों का विभाजन किन सूचियों में किया गया है, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विधायी शक्तियों को संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया। विधायी शक्तियों को 3 सूची में विभाजित किया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित है। संघ सूची क्या है, राष्ट्रीय महत्व के विषय, इसमें कौन से विषय आते हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, इन विषयों पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। संघ सूची में क्या होता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं जैसे रक्षा हो गया, विदेश मामले हो गए, बैंकिंग हो गया, तो इनका जो कानून बनाते हैं वो सीधे हमारी कौन बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। राज्य सूची क्या है,
स्थानीय या राज्य महत्व के विषय जैसे पुलिस, व्यापार और कृषि, इन विषयों पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को होता है। समवर्ती सूची क्या है? दोनों पक्षों के लिए समान रुचि के विषय जैसे शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून ही प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये समवर्ती विधायी शक्तियों को 3 सूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर, ये भी साफ नहीं दिख रहा है लेकिन कोशिश करते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन है ये। रिंडरपेस्ट, ऐसा ही रिंडरपेस्ट महामारी एक विनाशकारी पशु रोग था। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में पूरे अफ्रीका में फैल गया। यह रोग ब्रिटिश एशिया में आधारित बीमारी पशुओं के माध्यम से अफ्रीका के इसका आंसर आपको आप देख लेना, साफ दिख नहीं रहा है लेकिन कुछ इस तरीके से है। अफ्रीका के किन क्षेत्रों में रिंडरपेस्ट महामारी फैली? तो किन किन क्षेत्रों में फैली थी इसकी? पूरे अफ्रीका में फैल गई थी। रिंडरपेस्ट महामारी किस क्षेत्र में फैली? तो पूरे क्षेत्र में फैल गई थी। ठीक है, रिंडरपेस्ट महामारी किस क्षेत्र में? तो ये क्या हुआ था, 1880 के दशक के उत्तरार्ध में ब्रिटिश एशिया से आयातित बीमारी जानवरों के माध्यम से रिंडरपेस्ट महामारी अफ्रीका में फैल गई थी। कहाँ पे फैल गई थी? किस क्षेत्र में? अफ्रीका में फैली हुई थी। और ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ए और बी, इसमें इसको डिवाइड कर रखा है। तो निम्नलिखित घटनाओं को उनके संबंधित राज्यों के नाम के साथ चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो ये आप देख लेना। इसमें जो चोरा चोरी घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में हुई थी। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है, अब बी वाला देखो, निम्नलिखित को प्रतीकों की सहायता से निम्नलिखित कीजिए। अब इसमें क्या है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। और वह स्थान जहाँ चिपको आंदोलन शुरू हुआ था वह उत्तराखंड ही है। लौह एवं इस्पात संयंत्र केंद्र ये कहाँ पे है? ये जमशेदपुर झारखंड में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में है, या दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो इस प्रकार से है।